रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं पीएसएल के सीज़न 8 के सिलसिले का प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं। हमने प्रोग्राम शुरू किए थे जब 13 फरवरी को पीएसएल का आगाज़ हुआ था और आज 22 फरवरी को एक और मुकाबला होगा मुल्तान के स्टेडियम में। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। कराची किंग्स ने अभी हाल ही में एक मुकाबला जीता है। आखिरी मैच जो कराची किंग्स ने कराची के स्टेडियम में खेला था लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, उसने फतह हासिल की थी कराची किंग्स ने। और कल जो मुकाबला हुआ उसमें कोयटा ग्लैडिएटर को एक मरतबा फिर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और लाहौर कलंदर्स ने 63 रन से मुकाबला जीता। पहले 158 रन बनाए, उसके बाद कोयटा को महदूद किया और कोयटा की टीम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कोयटा को कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल हो रही है और बहुत सारी बातें ऐसी अब चल रही हैं कि कोयटा की इंतज़ामिया को उनका जवाब देना होगा। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट भी पढ़ा जो एक वेबसाइट को इंटरव्यू तो वेबसाइट को नहीं दिया था, बल्कि इंटरव्यू तो उन्होंने प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को दिया था, कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद ने। लेकिन उसमें से जो एक एक्सर्प्ट जो नज़र आया उसमें यह है कि हसरंगा नहीं थे। हसरंगा श्रीलंका के स्पिनर हैं। हसरंगा के ना होने से शायद फ़र्क पड़ा है, सरफराज ने ये कहना चाहा। पर अब ये बात अगर ठीक है, अगर ये ठीक है बात, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि एक्सक्यूज़ इतना कोई मुनासिब नहीं है। और कोयटा की टीम के काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि ये बात अगर ठीक है तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कल आपने देखा था कराची के स्टेडियम से बदियू ज़मा ने एक पैकेज किया था बहुत अच्छा, और जो बेग हैं उनके साथ बात की थी। ताहिर बेग लाहौर कलंदर्स के प्लेयर हैं। आज हम चलते हैं लाहौर में एजाज़ शेख हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो लाहौर के हिसाब से जो अब लाहौर में जो इसका इवेंट की एक लेग शुरू होगी, क्योंकि जो कराची से जा चुकी है लाहौर कलंदर्स की टीम और पहुंच चुकी है लाहौर, कल वो ट्रेनिंग भी करेंगे 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियों के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से एजाज़ शेख की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 के दूसरे मरहले का आगाज 26 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। इवेंट के 15वें मैच में लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में शरीक टीमें 24 फरवरी से लाहौर पहुंचेंगी और प्रैक्टिस सेशन करेंगी। सेकंड फेज में लाहौर में 9 जबकि रावलपिंडी में 11 मैचेस खेले जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग के लिए यकसा साजगार पिचेस तैयार कर ली गई है। CCTV कैमरों, फ्लड लाइट्स, वॉक थ्रू गेट्स, फील्ड मशीनरी और हैवी जनरेटर्स की मेंटेनेंस भी कर ली गई है। स्टेडियम की कुर्सियों और बिल्डिंग की सफाई सुथराई और ड्रेसिंग रूम्स की रेनोवेशन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। मैचेस से एक रोज कबल टिकट बूथ भी कायम किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने फौज की 1 जबकि रेंजर्स की 2 प्लाटून और फजाई निगरानी के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स की डिमांड कर रखी है। टीम्स होटल से स्टेडियम तक फ्लड लाइट्स की तनसीब की जा रही है। आइंदा 48 घंटों तक स्टेडियम से मुल्हिका होटल्स, मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट और बैंक्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि निश्तर स्पोर्ट्स पार्क एरिना की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए 500 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिले के लिए असल टिकट और शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी होगा। इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। एजाज शेख साहब की रिपोर्ट आपने देखी, उसमें जो आखिरी जुमला था कि असल टिकट और शनाख्ती कार्ड को रखना ज़रूरी है जो भी स्टेडियम में आए, और जो बच्चे हैं वो बेफॉर्म के ज़रिए आ सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हसास मामलात होते हैं और जियो फेंसिंग और दीगर जो अमूर अंजाम दही के लिए PCB ने इंतज़ाम किया और लाहौर इंतज़ामिया या पंजाब की हुकूमत ने जो इंतज़ाम किया उस पर हमें भी उनका साथ देना होगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। कराची स्टूडियो में मेरे साथ हैं बदियू ज़मा मसरूफ़ हैं काफ़ी, अभी भी अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं। इनसे मैं पूछता हूँ भाई ये क्या हो रहा है, बदी साहब क्या हो रहा है? नहीं, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था तो इजाज़ भाई ने जो रिपोर्ट में कहा कि वो 9 मैचेस लाहौर में, तो मैं वो कह रहा था कि पहले जो पाकिस्तान की रिपोर्ट ने दिया था उसमें 5 मैचेस मुल्तान में हैं और 9 मैचेस कराची में, 11 मैचेस रावलपिंडी में और 8 मैचेस जो हैं वो लाहौर में। तो ये इसमें वो देख रहा था कि 8 मैचेस जो हैं, क्योंकि 8 मैचेस जो हैं वो लाहौर में। अच्छा चलें ठीक है। एजाज शेख साहब भी अब ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। एजाज शेख साहब, आप पे आते ही बाउंसर मार दिया बदियू ज़मा ने, उसका जवाब दें पहले। क्या हाल है? ठीक ठाक बदी भाई। 5 मैचेस वो हैं जो होम एंड वे की बुनियाद पर हैं और 3 मैचेस प्ले ऑफ के हैं और एक फाइनल है। अच्छी तरह चेक कर लें, हो सकता है मैंने वही तो चेक किया है। भाई देखें, नहीं 8 मैचेस हैं, चेक कर लीजिए। चले 8 मुकाबले उन्होंने 34 मैच ऐसे होते हैं, 35 मैचेस। आपके पास शेड्यूल कुछ और देखिए होगा। मेरी बात सुन, 30 सुन तो लें, सुन 1 मिनट सुन लें।
देखिए 5 मैच मुल्तान में हो गए और 9 मैच कराची में हो गए, 14 मैचेस, और 11 मैचेस जो हैं वहाँ पर हैं पिंडी पिंडी में, ठीक है। 9 और बाकी 11, मैचेस 9 यहाँ और 11, 9 और 11 कितने हो गए? नहीं 8 मैचेस हमें शेड्यूल जो दिया है उसमें अभी भी कलेक्ट नहीं किया उन्होंने, अभी भी 8 है। मैं बता रहा हूँ 9 आप निकाल दें, 9 मैचेस सही कह रहे हैं वो होंगे, लेकिन यहाँ अभी भी 8 हैं। अच्छा, पीसीबी पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शेड्यूल को अपने ठीक करें, क्योंकि आपने ये भी कहा कि टीम्स कल से पहुंचना शुरू होंगी, टीम्स आज से पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर्स अभी कुछ देर पहले पहुंची है लाहौर, और कल वो प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे 7 बजे शाम को। तो कल आपको जाना होगा, डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी कल आपको, यहाँ से उठ के प्रैक्टिस से भी जाना है। एजाज शेख साहब, इंशाल्लाह क्यों नहीं। अब तो लाहौर में तो बहुत इंतजाम है, लेकिन लाहौर में जो हालात हैं आजकल जो हालात हैं, एक जेल भरो तहरीक भी शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उसकी वजह से कुछ रूट्स में तब्दीली या कुछ और आपको हिदायत दी गई है? ये जमान पार्क से थोड़ा हट गया है, कजाफी स्टेडियम, मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है, और फिरोजपुर रोड उसको लगता है, साथ जहोरला रोड लगता है, किनार रोड लगता है। आप आते रहे, आपको भी पता है ये जमान पार्क जो इमरान खान साहब का जो घर है ना, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वहाँ से काफ़ी दूर है। और सेकेंडली चूँकि ये पाकिस्तान की साख का मामला है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कुछ असर पड़े। और वैसे भी ये जो तहरीक है ना, एक दिन लाहौर में होनी, 5 मुकामात पे होनी है, कल कुछ भी नहीं होएगा। जो लोग पकड़े गए हैं वो जमानतों के चक्कर में होंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो नेक्स्ट जो उनका लेग में जो प्रोग्राम है उस पर सोच रहे होंगे। ये अगला मिशन लाहौर में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था कि जमान पार्क जो रोड जारी है वो रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तो जमान पार्क आपने कहा दूर है, तो खैर ये तो एक वो असद भाई वो रोज़ाना की बुनियाद पर बंद होती है। कुछ 10-12 बंदे हों या 50 हों या 100, वो खुद खड़े हो जाते हैं रास्ते में आके। वो मेन रोड है, साथ एचीसन काले लग रहा है, आगे रेलवे ट्रैक है, धर्मपुरा का इलाका है, ये ठोकर न्याज बेग तक ये सड़क जाती है और वाघा बॉर्डर तक जाती है। ठोकर न्याज बेग से वाघा बॉर्डर तक जाती है। इस वजह से वो बड़ी मसरूफ शाहरा है, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा, ये सारी रोड वो है। तो वहां से ट्रैफिक गुजरनी, इस वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। जब 10 बंदे भी खड़े हैं, 2 गाड़ियां भी मुड़ना शुरू हो। ये करीब डेविस रोड के करीब का एरिया बता रहे हैं डेविस रोड भी लगता है ठंडी सड़क के बाद। आप सही कह रहे हो, वो ठंडी सड़क से गुजर के देखिए ठंडी सड़क और गर्म सड़क, ये जाज भाई से वो कर रहे हैं। देखिए पहले ये होता था जी कराची में मैचेस नहीं होने चाहिए, कराची जो है वो थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब रहता है, इस वजह से अब कराची को नहीं। अब देखिए जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो कराची में पुरअमन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। कहीं भी ट्रैफिक जाम आपको नज़र नहीं आ रहा। ये जो कोई छोटे मोटे काम आपकी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से अगर ट्रैफिक जाम होता है, आप देखिए कि नेशनल स्टेडियम में कोई भी रोड बंद नहीं होता। आप रोज़ाना मेरे साथ जाते हैं, हमारे पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त सहूलत है, पूरा स्टेडियम में जो ट्रैफिक है रवां दवां रहती है। सिर्फ एक रूट वो इस वजह से बंद कर दिया जाता है कि उसका जो ब्रिज है वो डायरेक्ट उसमें से स्टेडियम नज़र आता है, तो उसको बंद किया जाता है। बाकी ज़बरदस्त तरीके से कराची में मैनेज हो रहा है। लेकिन लाहौर में भी देख रहा हूँ, इजाज भाई कह रहे हैं, देखिए लाहौर में जो है वो चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा शायकीन के लिए, ये शायकीन के लिए थोड़ा सा इजाज भाई के लिए भी मुश्किल है। इजाज भाई कहाँ उतरेंगे, वहाँ से उतरने के बाद इजाज भाई शटल में बैठेंगे, फिर कजाफी स्टेडियम पहुंचेंगे। मैचेस किए पीएसएल के, हम दोनों ने किए। बदी भाई आप, ये अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि कराची अब फिर रोशनियों का शहर बन चुका है और वहाँ पे अच्छे मैचेस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह करे सारी ज़िंदगी जारी रहे। और सेकेंडली ये लाहौर में भी ना ये जो सिलसिला थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी हो रहे हैं, ये पाक फौज को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से ये रेजेस को, जिसकी वजह से ये कराची में भी अमन हुआ है, यहाँ पर भी अमन है। ये जो कुछ लोग या सोशल मीडिया पे हवा बना के पेश किया जाता है, ये रोड बंद हो गया, वो रोड, ये रोड बंद होते हैं। पहले पूरे रोड बंद कर दिए जाते थे, लेकिन जो पूरा साल 2022 का कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता, ना तो मेट्रो बस बंद हुई है, ना कोई रोड ब्लॉक हुआ है, बल्कि इसको एक एरिने तक महसूस कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो अरेंजमेंट है फर्स्ट क्लास होते हैं। अच्छी बात है। सोशल मीडिया कुछ इस तरह करता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। कराची के मैच से पहले आपको याद होगा ना, कराची में जो वाकया हुआ उसके बाद किस तरह से निकाला टीम्स को, किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुए हैं, बड़े शानदार है। देखिए कराची में मैं बताऊँ, कराची में सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो शारा फैसल पे हो, या फिर स्टेडियम में हो। और पहले आप पीएसएल में आप जब भी जाते थे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 1 चेकिंग, 2 चेकिंग, 3 चेकिंग, 4 जगह चेकिंग। लेकिन अब आसिफ भाई क्योंकि हम भी 7-8 साल से जा रहे हैं,
तो लोग भी हमें पहचान चुके हैं। अक्सर लोग वही नहीं, अब तो- सिक्योरिटी अब तो वाले भी आप- होते हैं। आप तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी बिल्कुल करते हैं पार्किंग में आप और गाड़ी वहाँ से खड़े आप शटल में वहाँ बैठते हैं और शटल स्टेडियम खड़ी के है और सामने वो होते आपको मेन स्टेडियम के बिल्कुल गेट पे उतारेगी और वहाँ से आप अपने मीडिया बॉक्स में चले आते हैं। तो ये बहुत अच्छे आहिस्ता आहिस्ता देखें ये चीज़ें हो रही हैं। अब पहले लोगों को टिकट नहीं मिलते थे, अब उसी चाइना अरे ग्राउंड में कल चल चलो टिकट तो मिले नहीं, लेकिन कल कराची की कितनी आवाम आई थी? कल भी नहीं थे और परसों भी 34,000 2 की- दिन में। मैं बता रहा हूँ 34,000 की कैपेसिटी थी, कल कितने आवाम आई होगी? मैं बता रहा हूँ कि परसों के जो फिगर कितनी आए, आई होगी अंदाज़न? परसों के फिगर में बता रहा हूँ, परसों के चलो फिगर एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे कि कल कराची में जो तादाद थी वो मायूस कुन थी, उसकी एग्जैक्ट फिगर बदी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मौजू है हमारा, वैसे तो क्रिकेट गेम है यकीनन, आज जो मुल्तान का मुकाबला कराची से होगा उस पर हम बात करेंगे। क्वेटा जो कल मैच हारा है उसकी वजूहात पर तफसीली बात हम करेंगे, जो कल लाहौर कलंदर से शिकस्त हुई। अभी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा एक और अहम मसला है कि इतने टिकट्स बिक रहे हैं, हम अगर चेक करते हैं जो वेबसाइट है उस पर कि सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन कल जो मायूस कुन क्राउड था, मेरे अंदाजे के मुताबिक 25% से 30% लोग बैठे हुए थे सिर्फ स्टेडियम में। मैं नीचे क्राउड के एरिया में भी जाकर मैंने देखा था और ऊपर प्रेस बॉक्स से जो नज़र आ रहा था मैंने बताया। बदी के पास फिगर है कितने लोग थे कल, देखिए गुज़िश्ता 2 दिनों में क्या फिगर रहा? जो कराची और लाहौर का मैच था उसमें तो आप देखेंगे उसमें तो जैम पैक हाउसफुल था, 80-85% लोग आए। लेकिन जो नहीं 100% लोग 100% लोग समझ लीजिए यानी कि बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं भी मिले जो वापस चले गए। लेकिन अब 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 2 मैचेस में एक दिन की फिगर है जो इससे पिछला मैच हुआ है उसमें तकरीबन 10,000 लोग आए। 34,000 यानी कि 32 से 34,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 10,000 लोग आते हैं तो आपको कहाँ नजर आएंगे। फिर कल की बात कर रहा हूँ कि कल जो है इससे भी कम लोग थे, तकरीबन 9,000 के करीब जो है 9,200 या 9,100 लोग कुछ थे। जब आप मुझे ये बताएं, आपने एक वेबसाइट को भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, फिर आपके पास अपने भी पासेस वगैरह होते हैं, तो इसमें आसिफ भाई ऐसा नहीं हो सकता देखिए आप 7 बजे के मैच, नाइट मैच हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, उसके अलावा प्राइवेट इदारे या गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल जो हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चे उनको लाकर मैच दिखा दें, भले वो 1-1, 2-2 घंटे बैठ के चले जाएं, देखेंगे तो स्टेडियम तो हमारा पैक नजर आएगा। इसमें सबसे बड़ी वजह मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि यहाँ लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद उनको इतनी मुश्किल होती है खाने पीने की। आप मुझे बताएं कि एक पानी की बोतल 150 रुपये की छोटी पानी की बोतल कैसे कोई लेगा। फिर उसके अलावा अगर आप वहाँ पर खाना पीना खाते हैं तो एक छोटा सा पैकेट है बिरयानी का 250 से 300 रुपये का। बिरयानी का पैकेट मैं आपको बताऊँ, कल मेरा तजर्बा हुआ, वहाँ मैं उस तरह दूसरे स्टैंड में गया था, तो बिरयानी जो मैच खत्म होने के बाद 100 रुपए की मिलती है। खत्म होने के बाद मैच खत्म होने के बाद आप वापस जा रहे हो ना तो बिरयानी 100 रुपए की, 100 रुपए की। आप मुझे बताएं 11 बजे होते हैं वो तो वैसे ही बाहर जा रहे हैं की, इसका मतलब आप बेच सकते हैं, आप 250 की बेच रहे हैं, ये है बात। तो यानी कि जिसके हाथ में जो आ रहा है वो कमाई जा रहा है। तो मैं यहाँ थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि जिन जिन लोगों को आप ये स्टॉल देते हैं उनको इतनी कीमत पर दें कि वो आगे भी लोगों को मुनासिब दे सकें, या फिर लोगों को इजाज़त दें उनकी टिफ़िन चेक कर लें, उनके पानी चेक कर लें, भाई यहाँ देखिए ये पानी ही है और ये टिफ़िन में खाना है, ताकि वो लोग खाना लेके आएँ अपने साथ खाएं। अगर वो 1,000 रुपये का टिकट लेता है, 1,000-1,500 रुपये खा जाता है तो फिर वो कैसे लाएगा। चलो ठीक है, शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। कल का मुकाबला जो हुआ, क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम एक मरतबा फिर नाकाम हुई, 63 रन से शिकस्त हुई उसको। क्वेटा ने कल ज़रा सी स्ट्रेटजी भी चेंज की, हफीज़ को चौथे नंबर पर भेजा, सरफराज फिर खुद बहुत नीचे आ गए। ये क्या चल रहा है, क्वेटा की जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है? बिल्कुल ये लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर की जो टीम है ना वो एक मखमसे का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, जीत की तरफ कैसे गामजन हो, कैसे फतह के ट्रैक पर चढ़े, तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं या बदी इधर बैठ के बात कर सकते हैं कि पिच ऐसी थी, मैं ख़ासतौर पे लाहौर में, वो तो चलो ग्राउंड में होता है, वो तो बात कर सकता है बदी कि ग्राउंड लो बाउंस कर रही है पिच या क्या उसका बिहेव है। तो क्या जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोच जो पिच का मुआयना करते हैं या कप्तान जाके करता है, तो फिर भी अगर उसको नहीं पता चलता कि मैंने फर्स्ट 11 कौन सी खिलानी है, तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। तो किस प्लेयर ने किस नंबर पे जाना है, तो ना तो उसे आप रोक सकते हैं भेजने से और ना ही मैं रोक सकता हूँ। शायद उनके मुकद्दरों में फिर यही कुछ है जो रिजल्ट उनके हिस्से में आ रहा है। तो देखें कल क्वेटा ने पहले टॉस जीता, साफ पता था क्वेटा ने टॉस तो नहीं जीता था कल। हाँ, टॉस क्वेटा ने जीता और लाहौर कलंदर को बैटिंग सही है। तो अब देखें ना ये फैसला
स्टार्ट पे ही उन्होंने ये किया, आखिर सोच समझ के किया होगा ना, हमसे तो बहुत ही बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो अगर फ़खर समाज जो सॉरी हाँ लाहौर कलंदर ने जब बैटिंग की तो उन्होंने 14 रन, फ़खर समाज आउट हो गए, शाही होप 47 रन बनाकर आउट हुए, सिकंदर रजा 32 लाहौर किया, की तो ताहिर पूरी बेग ने पूरी 31 बैटिंग, लाहौर की जी, तो पूरी बैटिंग ने बड़ा हाँ, अच्छा परफॉर्म हाँ किया। जी, सबने हुसैन रन तलत ने भी किए। 26 रन बनाए, कामरान गुलाम ने भी डबल फिगर में दाखिल हुए और 21 शाही रन होप बनाए। ने बहुत अच्छे लेकिन खेला। हाँ जी, तो आप देखें ना 198 रन का टारगेट दिया। हालांकि हम कहते हैं कि बैटिंग लाहौर की कमजोर है और बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, यही कहते हैं ना कि लाहौर कलंदर की बैटिंग उस कैलिबर की नहीं जो क्वेटा ग्लैडिएटर की है। लेकिन लाहौर कलंदर ने साबित किया कि वो तो खेल के तीनों शोबों में क्वेटा ग्लैडिएटर से बेहतर है। अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए तो उसमें भी देखें, फील्डिंग बहुत उम्दा की थी लाहौर कलंदर से। और उसमें और बॉलिंग जब की तो शहीन ने 3 विकेटें हासिल कर ली, डेविड विजे ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, इसी तरह सिकंदर ने और राशिद खान ने एक खिलाड़ी आउट किया। तो ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ना उनकी बॉलिंग चली है ना उनकी बैटिंग चली है, फील्डिंग का म्यार भी बिल्कुल ऑर्डिनरी सा था, कोई खास चीज नहीं थी कि उनमें कोई सही है, बहुत जो बहुत चीज होती कुछ नजर बेहतर आती है। करने की जरूरत है कोयटा ग्लैडिएटर। बहुत ज्यादा है। देखिए आपके किसी अंदर वाले से बात हुई है कोयटा के? मुझे तो लग रहा है आसिफ भाई कि जो मैं कोयटा की डगआउट में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी टीम और मैनेजमेंट एक पेज पे नजर आ रही है। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ खिंचे खिंचे एक दूसरे से नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में ये इन्फॉर्मेशन है, माजरा, आपकी इन्फॉर्मेशन है या ये खबर है? मैं आपको एक या अंदाजा है? मैं देखिए, मैं जो बात भी किसी से की, अब देखिए उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, एक प्लेयर आपका बगैर आपके मैनेजर के, बगैर आपके किसी से वो आ जाता है, फिर आपको पता ही नहीं होता आपका मैनेजर कहाँ है, वो क्या कर रहा है, दूसरा मैनेजर है वो आपका क्या कर रहा है, जो आपको बहुत सारी बार चीज़ों में नज़र आएगा, लेकिन ग्राउंड में इन चीज़ें बताने के लिए उन दोनों में से कोई हमें नज़र नहीं आता। दूसरा कि आप ये बताएं कि बंगल जई को आप खिला रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, 4 मैचेस खेल चुके हैं भाई, मुसलसल नाकाम है। फिर आप सबसे ज़्यादा सवाल उठता है आपका मोहम्मद नवाज पे, 4 मैचेस में ना ही वो बॉलिंग पे कुछ कर रहा है ना ही बैटिंग में कुछ कर रहा है, फिर भी आप उसको खिलाए भी जा रहे हैं, ओवर भी दे जा रहे हैं और ऊपर के नंबरों पर बैटिंग पर भेज रहे हैं। तो ये मेरी एक समझ में नहीं आई। कल हफीज़ को आपने 4 नंबर पे भेजा, फिर आपने उससे 1 ओवर करा के फिर हटा दिया। अच्छा, कल हफीज़ को ओवर कराने की देने की जरूरत ही नहीं थी, देने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए उसमें अगर सामने अगर देखें कोई इंग्लिश प्लेयर हो जो ऑफ स्पिन या लेग स्पिन पे फंस रहा हो, उसमें तो कह सकते हैं ये ताहिर बेग हो गया या फ़खर जमान हो गया, यहाँ तो हम स्पिन बॉलर को ही खेलते रहते हैं। देखने आते ही उसने जो है 1 छक्का 2 चौके मारे और उसने बराबर कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आप किसी को लेके। इंतजामिया में जो आपने बात की, इंतजामिया और कप्तान, ये दोनों क्या एक पेज पर नहीं है? या मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। सरफराज अहमद और मोइन खान आपके ख्याल में? मुझे लगे मोइन खान, अब मुझे बताएं, मोइन खान वहाँ बैठे में, ठीक है, मोइन खान क्या सरफराज को नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं? देखिए कोई भी टीम होती है प्लान के मुताबिक अपना ऑर्डर भी भेजती है, प्लान के मुताबिक जो है अपनी वो बॉलिंग को भी वो करती है। कल एक असनैन के अलावा इनकी टीम में मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया कि जो मुकाबला करता हुआ नजर आए। एकदम उनमें एतमाद की भी कमी। अब कप्तान को देखें, मैं 4 नंबर पे खेलूंगा, कल हफीज़ को आपने 4 में बेच के आप खुद 8-9 नंबर पे आ रहे हैं, तो ये क्या है? लोग भी देखने वाले ये कहते हैं कि आप डर रहे हैं और आप मुसलसल दूसरा तीसरा सीज़न है आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं हो रही। और बेंच स्टेज में आपके पास ऐसा नहीं है कि आप मंगल जे की जगह किसी को खिला लें या जैसन रॉय की जगह किसी को खिला लें या किसी बॉलर नवाज को बिठा के आप किसको खिलाएंगे? आपके पास असरंगा को आना। देखिए असरंगा का तो आप बोल देंगे असरंगा का फर्क पड़ा, मुझे असरंगा ने पहले ही ये मैं 4 नहीं टीम कोयटा वाले पढ़ा है मैंने, मैं सरफराज कह रहे हैं ना, सरफराज को उनको 3 मैचेस के बाद आएंगे। भाई हम तो इन 3-4 मैचेस की बात कर रहे हैं ना। उसने कहा था कि मैं 3-4 मैचेस के बाद आऊँगा और फिर उसको एनओसी नहीं मिली, वो नहीं आया। तो ये थोड़ी होता है। कल देखें लाहौर को, एक देखें कि कल उसकी कप्तान ने जो कप्तानी की है, नो डाउट। अब डेविड विजे को 1 ओवर में मार पड़ी, लेकिन डेविड विजे ने कहा मुझे ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करनी है। मैं देख रहा था कि वो उसने जब शाइन उसके पास आया तो उसने कहा कि यहाँ फील्डर ले लो। उसने डीप एक्स्ट्रा कवर ले लिया, पॉइंट ले लिया, पीछे 2 फील्डर आगे ले लिए, जितने भी जोर से मारो फील्डर के पास जा रहा था। कैचेस आप देखिए आउटस्टैंडिंग। शाहीन ने खुद भी बड़ा अच्छा कैच लिया, शाहीन ने खुद बड़ा अच्छा कैच लिया। फिर आखिरी के स्पेल में शाहीन ने जो बॉलिंग की, जो उसका सेकंड स्पेल था, बहुत आउटस्टैंडिंग। शाहीन अफरीदी का एजाज भाई, शाहीन अफरीदी का जो गेम अवेयरनेस है वो कल नजर आया। वो जो उसने हाई कैच लिया था वीज़ा पे, उस पर उसने डाइव नहीं की, बड़ा प्रॉपरली वो गिरा ज़मीन के ऊपर अपने आप को बचाते हुए। कैसी लगी आपको इनकी फील्डिंग और कैसी स्ट्रेटजी है? और बदी ने जो ये बात की, इस पर शुरू करता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर की इंतजामिया और कप्तान बदी के मुताबिक एक पेज पर नहीं है।
देखिए आसिफ भाई, ये कोई इंतज़ामिया बात करे या ना करे, अंदर की खबर बाहर आए या ना आए, रिजल्ट खुद बोलते हैं। जो प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना ग्राउंड में, जब वो मूव कर रहे होते हैं, जब वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते, अंडरस्टैंडिंग का जब फुकदान नज़र आ रहा होता है, तो ये खुद इस बात का ऐलान होता है कि ये सब लोग एक पेज पे नहीं है। कुछ दाल में ज़रूर काला है, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हल तलब है, जो उसको फतह की राह, उस टीम को फतह की राह पर गामजन कर सके। तो ये पक्की बात है, कुछ ना कुछ ज़रूर है जो हल तलब है, जो अभी तक हल नहीं हो रहा। बॉडी लैंग्वेज खुद बोल रही है, चीख चीख के पुकार रही है कि कुछ कमी है। ठीक, नंबर एक तो ये। जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की है, तो ये उन्होंने अच्छा किया है। उनको ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर की बहुत कम ये ऐसा होता है कि उसकी कि लंबी लाइफ होए बॉलिंग करते हुए, वरना जो डिस्टर्ब हो जाए एक बार, फिर वो बहुत दूर चला जाता है। तो ये हमारा सरमाया है शाहीन शाह अफरीदी, उनको केयरफुली खेलना चाहिए। ये PSL है, एक मैच में कोई 19-20 हो भी जाए तो नेक्स्ट में अब जो अगला मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स ने करना है, उसमें टीम में तब्दीली आप कुछ करना चाहेंगे? आपकी सजेशन क्या है? क्या स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली उनको करनी चाहिए सरफराज अहमद को? ये तो टीम मैनेजमेंट का ही फैसला होएगा कि वो जो उन्होंने माइनस प्लस देखे होंगे। एक तो हमारी राय है, शायद उनकी नज़र में कानों से गुजरी। आपकी राय दीजिए, आप राय दीजिए जी। राय आपकी। मेरा ख्याल है कि जब तक ये मिलकर बैठ के माइनस प्लस नहीं करेंगे, अगर किसी के दिल में रंजिश है कि कैप्टन इसको बनाया गया, तो मैंने तो इसकी कैप्टनसी में ये तो मुझे पसंदीदा की सरफराज अहमद को तो कप्तान उन्होंने पहले से बना दिया 10 साल के लिए। नहीं, वो ये नहीं मैं बात कर रहा। इशू नहीं है मेरी बात सुन, कैप्तानी का इशू नहीं है, ये आपकी राय है। जब भी कुछ 16 प्लेयर अनाउंस होते हैं या फर्स्ट 11 होती है, जब टीम एक PSL में नए सिरे से एंटर होती है और नए लड़के कुछ आउट हो जाते हैं, कुछ नए लड़के इन हो जाते हैं, जब टीम में इंक्लूड होते हैं, तो उनमें से भी नए चेहरे जो होते हैं, हो सकता है वो उससे ज़्यादा सीनियर हों गेम में भी और कुछ करना चाह रहे हो। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज है ना, उस पर गौर करना चाहिए। मोहम्मद हफीज की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे आप? मोहम्मद हफीज ही सीनियर हैं। कुछ कोई भी कुछ नहीं, आप खुल के कहें ना, क्या हफीज कप्तान बनना चाहते हैं कोयटा के? ये आपका नहीं, मेरा ये ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए और बिठा के एक दूसरे से पूछना चाहिए किस चीज की कमी है। कि हम पैसे नहीं दे रहे, अच्छा खाना नहीं दे रहे, जो ट्रैवलिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, आपने जो टीम पिक की है ना, आपने जो स्क्वाड पिक किया है, वो इस आप मुझे ये बताएं कि मैं भी कह रहा हूँ कि चेंज होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं चेंज होनी चाहिए, लेकिन किसको करें? मुझे बताएं कि बाहर जो बैठा हुआ है, साउथ शकील बैठा हुआ है, उसको लेके आएंगे, वो तो है ही टेस्ट प्लेयर, ठीक है। दूसरा उमैर बिन यूसुफ जो है, तो भाई उसको पिक किसने कहा था? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने उसको लिया, डोमेस्टिक में परफॉर्मर नहीं थे। उमैर बिन यूसुफ को आपने लिया हुआ, आप उसको किसकी जगह खिलाएंगे? उमैर बिन यूसुफ वैसे प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन अयूब के जैसा प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूं। उस सिंस से देखता रहा हूं, मैंने खेलते हुए देखा। अच्छा खेलता है, लेकिन एक जब प्लेयर जब नया होता है, जब इतने बड़े इवेंट में जब आता है, तो उसको जरूरी नहीं है कि पहले मैच में परफॉर्म कर दे। हो सकता है उसको सेट होने में भी 1-2 मैचेस लगे। तो यहाँ आपकी पिक ही ऐसी नहीं है। आप उमर अकमल को खिलाना, आपकी अगले मैचेस में किसी को ड्रॉप करते हैं तो मजबूरी है आपकी। नवाज को आपने ड्रॉप करना तो कौन सा खिलाएंगे? सही बात है। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के दौरान बताऊंगा इनको बातें। कुछ मेरे पास भी कोयटा ग्लैडिएटर की इनसाइड न्यूज़ है, एकदम ऑथेंटिक, वो मैं ब्रेक में बताऊंगा। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के मुकाबले में क्या होगा उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीम्स तैयार हैं और इस वक्त टीम्स मैदान में पहुंच चुकी हैं और इस वक्त प्लेइंग 11 का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कराची ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स की क़यादत हस्ब दस्तूर इमाद वसीम कर रहे हैं। टीम में एक तब्दीली की गई है, मोहम्मद आमिर को आराम दिया गया है और इनकी जगह मोहम्मद उमर कराची किंग्स में अपने डेब्यू करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में हैदर अली, शोएब मलिक, आमिर यामीन, आकिब जावेद शामिल हैं। ओवरसीज़ खिलाड़ियों में जेम्स विन्स हैं, मैथ्यू वेड हैं, बैन कटिंग हैं, इमरान ताहिर हैं और ये है मामला इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद इरफान खान है। ये मोहम्मद उमर वही है ना जो कराची से खेले थे काज़म ट्रॉफी? ये आप देखिएगा मोहम्मद उमर को, इतना खूबसूरत इसने बॉलिंग की थी काज़म ट्रॉफी के फाइनल में। और काज़म ट्रॉफी में पूरा मैं लाहौर में मौजूद था जब फाइनल इन्होंने खेला और इनकी टीम को शिकस्त हुई थी पंजाब के हाथों या शायद नॉर्दर्न के हाथों, मुझे सही याद नहीं, इनकी नॉर्दर्न के हाथों। तो बहुत खूबसूरत फास्ट बॉलर है उमर,
राइट आर्म फास्ट बॉलर, देखने वाली चीज है। पीएसएल में भी पिछले सीजन में उसने बड़ी अच्छी मुल्तान बॉलिंग से की खेले थी, थे। बिल्कुल जल्मी से खेला था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन एक दो मैचेस में उसकी खराब बॉलिंग की वजह से उसको बाहर बिठा दिया गया था। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैंने इसको देखा, पाकिस्तान कप में इसको मैंने देखा, नो डाउट एक तो इसका एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा दोनों स्विंग करता है, दोनों तरफ स्विंग करता है, तो अच्छा बॉलर है, मुख्तलिफ नजर आएगा। और आमिर की जहाँ तक आप बात की, तो आमिर ने आपको पता होगा 2 ओवर के बाद बाहर आ गया था, उनको इंजरी हो गई थी, तो इसलिए आमिर को तो चेंज होना ही था। तो मोहम्मद आमिर आज नहीं है और उनकी जगह मोहम्मद उमर हैं। दोनों मुख्तलिफ स्टाइल के बॉलर्स हैं। एजाज शेख साहब, क्या फ़र्क पड़ेगा? मुल्तान की कंडीशंस का आपको अंदाज़ा है, और उस ऊपर से जो मुल्तान सुल्तान की फॉर्म है इस वक्त, उसका भी आपको अंदाज़ा है? देखिए, मुल्तान ने वैसे भी जो मेरे पास फिगर है वो 4 मैचेस खेले हैं और टॉप पे है, और 3 उसमें से जीते हैं, और सिर्फ एक आ रहा है। 6 पॉइंट्स है इस वक्त मुल्तान के। तो जिस रिदम में है, जो उनको अभी तक बूम मिला हुआ है, वो मैं ये सोचता हूँ कि मुल्तान अपनी होम ग्राउंड पे आज जीत के लिए फेवरेट है। तो कराची किंग में जो उमर की जिस तरह आप तारीफ कर रहे हैं, लाहौर में भी वो खेले थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल, तो उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को साबित करे और आगे बढ़े और नज़रों में आए पूरी कौम के। क्योंकि जो भी नया प्लेयर होता है, जब वो अपने डेब्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो उसको लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। मैं यही कहूँगा, और ये एक अच्छा मैच होएगा। तो बाकी भाई ये बात तो फिर दोबारा यही करनी पड़ेगी कि शायद मलिक है, इमाद वसीम, अगर शायद मलिक अच्छा खेलता है तो एक ही मैच हुआ है कि दोनों प्लेयर बड़े पुराने या सीनियर दोनों एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर इमाद अच्छा खेलता है, इमाद की तो फॉर्म अच्छी चल रही है, इमाद की फॉर्म तो अच्छी चल रही है, बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है उसकी जी। शर्जील खान है या मैथ्यू वेड है, जो वेंस है, शर्जील आज शामिल है शर्जील टीम में? नहीं, शर्जील आज टीम में नहीं है। शर्जील की जगह कौन खेल रहा है? शर्जील की जगह, शर्जील तो पिछला मैच भी नहीं खेले थे ना। जेम्स वेंस और मैथ्यू वेड से ओपन कराया पहले। ये जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके जेम्स विंस हैं, मैथ्यू वेड हैं, बैन कटिंग और इमरान ताहिर, ये 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। चार ही खेलने हैं, हाँ, चार ही खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जी शर्जील नहीं है, तो ये टीम अच्छी है। देखिए, गोरों को भी देखे, अगर जब मैथ्यू वेड ने अच्छा उस दिन परफॉर्म किया और वेंस ने किया, तो वो टीम मैच जीत गई। किसी 2 से 3 प्लेयर्स को क्रीज पर खड़ा होना पड़ेगा और कम से कम दोनों को 50 और 60 बनाना पड़ेगा। बाकी 10-10, 12-12 भी करेंगे ना तो 180 का हिस्सा बोर्ड पे सज जाएगा। ये नहीं है कि ना गोरे करे ना ब्राउन करे, कोई भी नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? गोरे और ब्राउन बनाएगा। ये ब्राउन बैठा है, ये जवाब देगा। नहीं, अभी ये तो नहीं। इजाज भाई ने बात की ना, देखिए असल में कराची जो मैच पिछला जीती है तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, और अगली जो टीम है वो भी मुसलसल जीती हुई आ रही है, सिर्फ एक ही मैच हारी है। लेकिन इनकी टीम में जो फास्ट बॉलर आकिफ इन हुआ है, उसने आते ही पहले मैच में 4 आउट किए, फिर आज वो भी है। तो बॉलिंग में ये है कि अब कराची के पास इतना है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग अगर देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है, हालांकि नौजवान प्लेयर हैं, इतना उनको कोई जानता भी नहीं है। उनका जो सबसे ज्यादा नुमाया है बॉलर, अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर है, लेकिन उसामा मीर में सबसे नुमाया है। एहसानुल्लाह हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ नुमाया इसलिए कि इंटरनेशनल मैच खेला हुआ, बिल्कुल, और वो आउट भी कर रहा है, और चारों मैचेस में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जबरदस्त है। आसिफ अफरीदी बेहतरीन है, अब्बास अफरीदी है, समीन गुल है, फिर एहसान उल्लाह है। उनके पास इन्होंने अपने बॉलिंग को भी एक सेट कर लिया है। बैटिंग तो आप देखें ना, उनकी बैटिंग अभी तक जो पिछला सीजन भी गया है उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स की बैटिंग नहीं आती थी, और इस सीज़न भी रिजवान और ऊपर से जो रेली रेसो और डेविड मिलर और पोलार्ड वगैरह रन कर रहे हैं, तो नीचे वालों की अभी तक भी बैटिंग नहीं आई। तो ये है कि ये टीम कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। और इनका जो पिछले बार भी हमने बात की थी, आसिफ भाई आपको याद होगा PSL में, कि हम ये कह रहे थे कि सबसे अच्छा जो टीम मैनेजमेंट और टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है वो मुल्तान का है। और इस बार भी आपको वही चीज नजर आएगी। मुश्ताक अहमद है ना, बिल्कुल मुश्ताक अहमद है, मुश्ताक है, एंडी फ्लावर है, और फिर रिजवान खुद थोड़ा सा देखें, रिजवान कूल, कुछ छक्का पड़ जाए चौका पड़ जाए वो इतना वो नहीं करता, समझाता रहता है। ये नहीं है कि एकदम गुस्से में आ जाए या कुछ वो कर दे, और दूसरा खुद जान मारता है तो प्लेयर से। गुस्से में सरफराज आ जाता था तो वो भी आपको बुरा लगता था क्या? गुस्से में आ जाता है। मैंने गुस्सा देखें, एक गुस्सा वो होता है कि जो आप प्लेयर पे करते हैं, उस गुस्से के बजाय अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से समझाएंगे कि यार ये तूने बॉल अच्छी नहीं की। अब उस कल वाले मैच में भी देखें कि अगर चौका मिस हो जाता था या कुछ भी होता है, सरफराज के आपने एटीट्यूड देखा,
कभी वो लात से यूं कर देता था, कभी यूं कर देता था, तो इससे जो दूसरा प्लेयर होता है वो बुरा मान जाता है। और आजकल जो है हर कोई स्टार बनता जा रहा है आसिफ भाई, वो किसी की नहीं सुनता। जब वो परफॉर्म कर रहा है और वो भी किसी की नहीं सुनता, ना सरफराज की सुनता है ना किसी की नहीं सुनता। लेकिन हाँ, अगर उसने बॉलिंग गलत की या उसकी फील्डिंग ऐसे हुई, आप उसको आराम से भी कह सकते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये नहीं कि आप उसको गुस्सा करके या उसको डांट के, वो चीज़ें अब क्रिकेट से खत्म होती हो जा रही हैं। एजाज शेख साहब, मुल्तान की टीम का कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, बैटिंग कॉम्बिनेशन भी उनका बहुत अच्छा है, अब तक परफॉर्म कर रहा है। तो बैटिंग में कराची किंग्स की बॉलिंग, कराची किंग्स की बॉलिंग और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग का मवाजना अगर करें तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, जिस तरह लंबी चौड़ी आपने बात पहले भी की कि जब जीत मिल रही हो ना किसी भी टीम को, तो उसकी बैटिंग में भी खूबियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी बॉलिंग में भी, उसकी फील्डिंग में भी। जो ही ये टीम हार रही होएगी कोई, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसकी गलती है, उसकी गलती है। जाहिर है गलतियों की वजह से वो टीम आ रही है ना, तो जीतेगी तो इसीलिए जीतेगी, इसमें कम्बिनेशन होएगा, यूनिटी होएगी, उनकी परफॉर्मेंस होएगी, तो एक पेज पे होएंगे सारे, वो जीत के लिए मैदान में उतरे होंगे। तो ये जो अगर जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन किया कि बैटिंग मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद है, रेले रोसो है, खुशदिल शाह है, डेविड मिलर है, तो ये बेहतरीन है उनके पास बैटिंग लाइन में मुल्तान सुल्तान में, ठीक है। और उधर जगह आमिर यामीन है या इमरान ताहिर है, जो नया लड़का अभी आप बता रहे थे वो आ गया, तो अब क्या उमर, तो अब हाँ जी, अब देखना है कि उमर की आज परफॉर्मेंस इन डेविड मिलर के खिलाफ या ये जो रेले रोसो के खिलाफ वो किस तरह वो करता है। पाकिस्तानियों के खिलाफ तो वो खेल रहा है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है, तो क्या वो दबाव तो नहीं फील करता? इतने बड़े मैच में वो खेलेगा, डेब्यू कर रहा है, तो ये उसको एक अच्छा चांस मिला है, वो अपने आप को साबित करे, अपनी परफॉर्मेंस दे, वो आगे कैसे बढ़ेगा उसको देखे। लाजमी बात है, जिस तरह वो बड़े प्लेयरों के साथ सफ़र कर रहा है, मिलजुल के रह रहा है, सीख रहा है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो उसके लिए बेहतर है। रही बात, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे एट दी एंड के टीम कौन सी फेवरेट है, तो जिस तरह ये जीत के ट्रैक पे चल रही है मुल्तान सुल्तान, तो आज भी मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान की हक में फैसला जाएगा। खैर, ये तो आपने हतमी फैसला बता दिया, लेकिन खैर अब देखते हैं कि क्या होता है इस मुकाबले के अंदर। और अभी मुकाबले होने हैं, पीएसएल का अभी आगाज़ हुआ है। अब लाहौर जाएगी टीम और लाहौर से एक लेग लाहौर और पिंडी में साइमल्टेनियसली शुरू होगी, और कराची में होने वाली लेग और मुल्तान में होने वाली लेग। मुल्तान की टीम आज अपना आखिरी मैच खेल रही है अपने होम ग्राउंड मुल्तान पे, और यहाँ पर मुकाबले शुरू होंगे। कराची में मुकाबले होंगे संडे तक, यानी 26 तारीख तक। जो आखिरी मैच कराची और मुल्तान का 26 को इन्हीं मुल्तान और कराची ने यहाँ पर खेलना है। और दूसरा, मैं एक चीज़ बता रहा था कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि टॉस बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन आप यहाँ देखें कि 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें टीम ने टॉस जीता और वो टीम मैच जीती है, और 7 मैचेस ऐसे हैं जिसमें टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग की। तफसील से बात करेंगे, इस पे कल बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बादशाह बदिउज़्ज़मा से हम तफसीली बात करेंगे। तमाम स्टैट्स के ऊपर इनकी नज़र बड़ी गहरी है और ये याद भी कर लेते हैं कि बहुत अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है। और एजाज शेख दूसरी जानिब वो भी नंबर्स पर यकीन रखते हैं और सारी चीज़ें नंबर्स के हिसाब से जो वो बताते हैं, हर मैच के अंदर और सूरत हाल जो भी सामने आती है उसका अहाता करते हैं। बहरहाल आज का मुकाबला लाहौर मुल्तान में होगा, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। दोनों ही टीम्स फतेहयाब हो चुकी हैं अपने आखिरी मुकाबलों में, लेकिन कराची की टीम थोड़ी सी हल्की नज़र आती है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि मुकाबला क्या होता है। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, कल हम आपको फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।